बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुशामदीद। देखिए, हमारी तो कोशिश रही है कि रवादारी को फरोग दिया जाए, आपस में मिलजुल के काम किया जाए, तमाम सियासी जमातें आपस में अफाम तफहीम को फरोग दें। मगर शायद हमारे पिछले तकरीबन 2014 से लेके अब तक इस ख्वाहिश को जो है शायद कमजोरी समझा गया। शायद ये समझा गया कि ये किसी काबिल नहीं है और ये शायद मुकाबला नहीं कर सकते, और ये जो हमारे साथ बातचीत करते हैं या अच्छे तरीके से पेश आते हैं, इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर पूरी चढ़ाई की जाए। तो देखिए, फॉरेन फंडिंग का फैसला आ जाना और उसके अंदर भारतीय निजात अमरीकियों का शामिल होना, उसके अंदर जो है वो जूइश सिटीजन्स का, अमेरिकन सिटीजन्स का शामिल होना, वुटन क्रिकेट क्लब का मामलात, ये सारी चीजें फॉरेन फंडिंग का फैसला इनफील्ड है। 6 साल से उसका फैसला नहीं होने दिया गया था, वन आफ्टर द अदर स्टे ऑर्डर्स लिए गए। तो मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है, वी कॉल स्पेड स्पेड। ये नहीं हो सकता कि आप फॉरेन फंडिंग भी लें, आप 9 मई के हमले भी करें, आप दहशतगर्दों को भी पाकिस्तान में बुलाकर आबाद करें, आप IMF की डील को भी सैबोटाज करें, आप अमरीकी कांग्रेस से पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन भी पास करवाएं, और उसके बाद आप कहें कि जी हम कोई गुलाम है भी ठीक था, अमेरिका में रेजोल्यूशन भी ठीक है, 9 मई के हमले भी आपने खुद कराए, हमने नहीं कराए। तो देखिए, शवाहिद और सबूत तो मौजूद हैं, सारे ऑर्डर्स इन फील्ड हैं। तो हम ये समझते हैं कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग केस है PTI को बैन करने के लिए, और अब किस चीज का इंतजार है कि ये पूरे पाकिस्तान को आग लगा दें, तब जाके कोई एक्शन लिया जाए। और ये नो मोर का मैंने आज नारा बुलंद किया है, इनफ इज इनफ। अब मजीद ये मामलात नहीं दिए जाएंगे कि रोज मुल्क दुश्मन बयानियां, चेयरमैन नैब को गाली दे दो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गाली दे दो, कोर कमांडर की वर्दी जला दो। तो ये इस तरह के मामला चलेंगे नहीं। और रियासत पाकिस्तान में अगर आपने इस मुल्क की मईशत को ठीक करना है, तो फिर ये जो काम शुरू हो गया है कि आए दिन मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें होती हैं, अब वी हैड इनफ ऑफ इट। नहीं, मुकाबला देखिए, मुकाबला किसको कहते हैं? बात ये है कि हम मुल्क की खातिर तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले रहे थे, मगर अब मुल्क का नुकसान इन्होंने करना शुरू कर दिया है। रोज जो है कोई ना कोई ये ऐसी बात करते हैं जिससे ये इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को डैमेज करना चाहते हैं। साइफर का पूरा एक कहानी घड़ी गई, और देखिए, ये किसी और ने किया होता तो इस मुल्क में इन्होंने तूफान बर्पा कर देना था। हमने सिर्फ इस मुल्क की एक इकोनॉमी को स्टेबल करने की खातिर, मुल्क की सालमियत की खातिर हमने कोशिश की कि बातचीत से मामलात हल हो जाएं, मगर अब वो हल होते नजर नहीं आते हैं। तो इसलिए अब ला कानूनियत की और गैर आईनी इकदामात की मजीद गुंजाइश नहीं, और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। देखिए, फंडिंग की मुख्तलिफ जो है वो नोयत है। ठीक है, कुछ फंड्स हैं जो आम शहरी आपको दे देते हैं, और देखिए, फॉरेन फंडिंग हर जमात की नहीं है। इन्होंने बाकायदा बाहर फंड रेजिंग इवेंट्स किए, लोगों को इनकरेज किया। अब उसके अंदर जो बड़ी अमाउंट्स आई हैं वो बाकायदा लॉबिंग के नतीजे में आई हैं। बैरून मुल्क से फंडिंग जो आती है वो ऑटोमेटिकली नहीं आती, आपको बाकायदा लॉबिंग फर्म्स हायर करनी पड़ती हैं, लोगों को इनकरेज करना पड़ता है। अब जब आप लॉबिंग फर्म्स हायर करते हैं तो वो लॉबिंग फर्म्स एक पर्टिकुलर एजेंडा परसू करती हैं। वो ये नहीं होता कि आप कहते हैं जी बस हमें फंडिंग कर दें, तो बाहर से बैठे अमरीकी, भारतीय, इजरायली वो फंडिंग कर रहे हैं। फंडिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, जो भी फंडिंग करता है वो इस नजरिए से करता है कि जब ये पॉलिटिकल पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी तो हमारे नजरियात को लेके चलेगी, पॉलिसी मेकिंग में हमारे मामलात का ख्याल करेगी। अगर तो वो क्रिकेट क्लब बना रहे होते या कोई चैरिटेबल काम कर रहे होते, अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी को ये फंडिंग दी जा रही है तो फिर वो तो किसी खास नजरिए से है। आप किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को तब सपोर्ट करते हैं जब आप ये समझें कि आपकी अलाइनमेंट उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ अलाइन होती है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि 9 मई के हमलों के हवाले से कन्फेशंस मौजूद हैं, लोग अपने मुंह से कह रहे हैं। एक वो खातून है जिनको आज रिहाई भी मिली है, आप उनकी लैंग्वेज अपने शो पे नहीं चला सकते। ठीक है, वो इतनी गंदी जबान इस्तेमाल की गई है कि फलां के बच्चों हम जा रहे हैं, हम कोर कमांडर हाउस पहुंचो, हम आग लगा देंगे। ये कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं। अब अगर अदालतें किसी प्रेशर का शिकार हो जाए जो तासुर मिलता है, और वो 9 मई का ये फैसला ना कर सकें कि लीडर कह रहे हैं कि जी हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं, मेरा घर लाहौर कैंट में है, और शेरपाव का पुल का जब आप नाका क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जब हजूम इकट्ठा हो जाए तो वो नियत एक ही है कि वहां पे जाके आग लगानी है। देखिए, जिनकी वीडियोस मौजूद है मौके की, जिनकी मौजूदगी मौके पे साबित है, और देखिए मुझे बताइए, कैपिटल हिल वालों को जिन्होंने स्पीकर की कुर्सी पे पैर रखे 14 साल सजा हो गई, लंदन राइट्स वालों को सजा हो गई,
इधर क्योंकि जुडिशियल सिस्टम हमारा वीक है, नहीं पर बात ये है ना, वो तो आम सपोर्टर्स थे, इधर तो पूरी कंस्पिरेसी की गई है लीगली, कंस्पायरिंग टू अटैक एनी इंस्टॉलेशन, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन, उसका अलग जुर्म है। उधर तो उनकी पार्टी के वर्कर्स थे, इधर तो रहनुमा लीड कर रहे थे और पुश कर रहे थे कि चलो, और उन्होंने कहा हम इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। तो ये तो सबके सामने है कि किस तरीके से ये सारा प्लान किया गया था। नहीं देखिए, उस वक्त ये फैसला जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी फ्लोर ऑफ द हाउस, ये इसको प्रवोक भी इमरान खान साहब ने किया था, इसकी ओनरशिप भी उन्होंने ली थी, गुड तालिबान बैड तालिबान की डिबेट भी उन्होंने शुरू की थी, बहुत सारे लोगों के लिए शहीद का लफ्ज भी उन्होंने इस्तेमाल किया था, इनको वापस बसाने में पॉलिटिकल विल, देखें अगर पॉलिटिकल विल ना होती ये कभी भी ना होता। तो खान साहब ने उस वक्त की अस्करी क़यादत के साथ मिलकर ये बिल्कुल किया, मगर पॉलिटिकल विल के बगैर, पॉलिटिकल अप्रूवल के बगैर ये नहीं हो सकता था। एक जंग है जिसको आप खत्म करना चाहते हैं, ऑपरेशंस किए, नेशनल एक्शन प्लान किया, मगर आपने सबको रद्द करके उन दहशतगर्दों को वापस बसा दिया आके सेटल्ड एरियाज में। और एक तरफ एक प्राइम मिनिस्टर है जो एक दोस्त मुल्क के साथ मिलके एक जंग की अंदिया दिया जाता है और वो फ्लोर ऑफ द हाउस उस पर वोटिंग कराता है, वो रेजोल्यूशन डिफीट होती है और पाकिस्तान उस जंग में नहीं जाता। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने तो ये किया, ये आपके सामने। देखिए, वो एक लंबी डिबेट है, उस पर बात की जा सकती है, किसका क्या किरदार था, कौन उसका जिम्मेदार था, किसने वहां पे गड़बड़ की, ये तो पूरा इस पे एक शो हो सकता है। मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि ये तमाम स्टेप्स जो लिए गए हैं, देखिए इनकरेजमेंट होती है ना, एक स्टेप पे आप नहीं रोकते, 2 पे आप नहीं रोकते, 3 पे आप नहीं रोकते, और अगले को हल्लाशेरी मिलती है कि जो मर्जी किए जाओ, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें जब कॉम्प्लीमेंट होती है तो आप नहीं रोकेंगे तो एक वक्त आएगा कि मुल्क के खुदा ना खास्ता, ये खाकम बदन मेरे मुंह में खाक, ये खान साहब कहते रहे हैं कि मैं ना रहा तो मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे, तो ये उसी तरफ मामले को ले जाना चाहते हैं, उसकी इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। देखिए, फॉरेन फंडिंग का फैसला क्योंकि फील्ड में है और ये दिन ब दिन जो मामलात चलते जा रहे हैं, इनका पूरा इरादा है कि पूरे सिस्टम को डिस्टेबलाइज किया जाए। और 9 मई के पीछे मंसूर साहब और भी मुहर्रिकात थे, सिर्फ ये नहीं था कि खान साहब की गिरफ्तारी हुई है, वो एक कू स्टेज करवाना चाहते थे और वो मिलिट्री को डिवाइड करना चाहते थे और मुल्क की सालमियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मेरे नोटिस में नहीं है, मगर ये सिस्टम को इतना डिस्टेबलाइज करना चाहते थे कि हर तरफ एनार्की हो, लाशें गिरी हो, लोग मर जाएं और पूरे मुल्क में एक हिजानी कैफियत हो और हर चीज पलट जाए। ये इनका इरादा था। कुछ भी नहीं होगा और मैं नहीं समझता कि बल्कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होगी, बिकॉज ये लोग डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है मुल्क के अंदर। देखिए, जो स्केल्स ऑफ जस्टिस होते हैं ना, वो जिस लेडी ने पकड़े होते हैं वो ब्लाइंड फोल्डेड होती है। ठीक है, वो इसलिए ब्लाइंड फोल्डेड होती है कि वो ट्विटर नहीं देखती, वो ये नहीं देखती गालियां कौन दे रहा है, और वो प्रेशर में नहीं आती है, तो इसलिए वो ब्लाइंड फोल्डेड होती है। तो ये हकीकत है नहीं है, ये माजरत के साथ तासुर यही है कि इसको एसरटेन करना ऑनरेबल लॉर्डशिप्स का काम नहीं है कि कौन सी हकीकत है और कौन सी नहीं है। तो ये तो फिर सियासत की तरफ चले गए ना आपके फैसले। अगर आप ये एसरटेन कर लें और आपके पास क्या पैमाना है ये जांचने का कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है, तो मैं ये समझता हूं कि ये हमें उम्मीद है कि कानून और आइन के दायरे के अंदर फैसले होंगे और गैर जानिबदारी मुनसिफाना तरीके से फैसले होंगे। ये सोशल मीडिया को देख के नहीं किए जाएंगे और तासुर ये नहीं मिलेगा आवाम को कि बिन मांगे भी रिलीफ दिया जाता है और बिन मांगे जो पिटिशन में चीजें ना लिखी हों, वक्त का धारा पीछे मोड़ के भी माजी में भी उसका इतलाक किया जाता है। ये तो बड़ा कम होता है मुल्क के अंदर। नहीं, ये तो आप डीजी ISPR से पूछेगा, बेहतर कमेंट कर सकेंगे। हमारे एक सियासी फैसला है, एक इंतजामी फैसला है जिसका हमने ऐलान किया है और हम समझते हैं कि हम हक बजाने में हैं ये ऐलान करने में। तो इस पे ऑन बोर्ड करना ना करना मैं नहीं समझता कि इसकी कोई रेलेवेंस है। देखिए, मैं समझता हूँ ये वक्त का जबर है और ये सितम ज़रीफी है कि एक शख्स अपने हाथ से साइफर लहराता है, पूरी कौम ने देखा, झूठा बयानिया घड़ता है, कहता है कि हमने इसके साथ खेलना है। मैं तो समझता हूँ इसका रीट्रायल होना चाहिए और साइफर के हवाले से बिल्कुल इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। साइफर का ऑथर है असद मजीद खान, जो उस वक्त एम्बेसडर थे, बाद में फॉरेन सेक्रेटरी बने। वो खुद कहते हैं कोई थ्रेट नहीं था, कोई कंस्पिरेसी नहीं थी और ये पॉलिटिकल मूव थी। तो पूरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को सियासी बयानी के लिए दांव पे लगाना, इससे बड़ी गद्दारी मुल्क के साथ नहीं हो सकती। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।